अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की नंबर 8 वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज के हमारे ये जो कंप्लीट कोर्स है इसकी लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम फिपी और लिपी डेटा, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी, ईपीएस, कंपैरिजन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट 3 को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिपी। फिपी जो है, फिपी का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी बाहर के इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। और नीचे लिपी, लिपी का मतलब है कि लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। फिपी और लिपी डेटा हमें बताता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स कौन है। फिपी में जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं। जब फिपी बाइंग करता है तो इसका मतलब होता है कि कंट्री में डॉलर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीद रहे हैं तो मार्केट में क्या है, मार्केट में फॉरेन मनी का इनफ्लो हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है लिपी। लिपी में हमारे पास जो लिपी में लोकल इन्वेस्टर्स की डिफरेंट कैटेगरीज शामिल होती हैं। इसमें जो है इंडिविजुअल्स, ब्रोकर प्रोप्राइटरी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और एनबीएफसी शामिल हैं। यानी लिपी हमें बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टर्स मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये क्या होगा, लिपी डेटा में शो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है इस एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कौन बायर्स हैं और कौन सेलर्स हैं। चार्ट में डिफरेंट इन्वेस्टर कैटेगरीज शो की गई हैं और उनकी ग्रोस बाइंग, ग्रोस सेलिंग और नेट अमाउंट दी गई है। नेट अमाउंट से हमें आइडिया मिलता है कि किसी कैटेगरी ने ज़्यादा बाइंग की है या किसने ज़्यादा सेलिंग की है, ये हमें पता चलता है इससे। जैसे अगर हम इसमें चार्ट में देखें तो इसमें जो ग्रीन नंबर है ना, ग्रीन में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब होता है कि नेट बाइंग ज़्यादा है। और रेड नंबर का मतलब है कि इसमें रेड हमें ये बता रहा है कि नेट सेलिंग ज़्यादा है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मार्केट में किस इन्वेस्टर्स ग्रुप का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम नीचे देखते हैं तो एक्यूमुलेशन, फाइंड एट सपोर्ट लेवल्स। अब हम एक्यूमुलेशन को समझते हैं कि ये क्या है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को सपोर्ट लेवल के करीब ख़रीदा जा रहा है। चार्ट में हम देख रहे हैं कि प्राइस एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ टाइम के लिए बेस बना रहा है। इस एरिया को सपोर्ट लेवल कहा जाता है। और जब स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेवल पर स्टेबल होती है और वहाँ बाइंग इंटरेस्ट नज़र आता है तो हम चेक करते हैं कि क्या शेयर्स एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। इस स्टेज पर बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर जो आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम चार्ट में हम नीचे वाली जो साइड पर एक बॉक्स बना हुआ है, हम चार्ट को देखते हैं। जो बॉक्स बना हुआ है वो क्या है, जो एक्यूमुलेशन जोन को शो कर रहा है। प्राइस इस एरिया में गिरने के बाद स्टेबल हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करना स्टार्ट हो गई। यानी सपोर्ट लेवल पर बाइंग प्रेशर आया और प्राइस ने क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट दिखाया। इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो अगर कोई शेयर्स 100 रुपीज़ से गिरकर 80 रुपीज़ पर आता है और 80 के एरिया में बार बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन का सिग्नल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे नेक्स्ट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड एट रेजिस्टेंस लेवल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स सेल करना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर रेजिस्टेंस लेवल के करीब देखी जाती है। जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाकर एक लेवल पर रुक जाए और वहाँ सेलिंग प्रेशर आए तो हम चेक करते हैं कि क्या शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस चार्ट में प्राइस ऊपर जाकर एक स्पेसिफिक एरिया में रुक गई है। ये एरिया रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के करीब सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस पर प्रेशर आया। इस वजह से प्राइस ने नीचे की तरफ क्या है, मूवमेंट दिखाई है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर 100 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 150 रुपये तक जाए और 150 के एरिया में रिपीटेडली रुक जाए तो वहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को एक साथ शो किया गया है। चार्ट के अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये एक्यूमुलेशन एरिया है जहां प्राइस सपोर्ट लेवल पर थी और फिर बाइंग हुई। इस बाइंग के बाद प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की। जब प्राइस ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंची तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की। यहाँ सेलर्स ने शेयर्स सेल करना शुरू किया जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई। ठीक है। अगर इसमें चार्ट को समझने का एक तरीका भी ये है कि पहले सपोर्ट लेवल पर एक्यूमुलेशन को देखें, फिर प्राइस का अपवर्ड मूव होना देखें, फिर रेजिस्टेंस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करें। तो इस तरह हम चार्ट को इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया है। नीचे सपोर्ट लेवल के पास एक्यूमुलेशन जोन बना हुआ है, यहाँ प्राइस ने बेस बनाया और फिर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिया, और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है। इस एरिया में प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस की और सेलर्स क्या हैं, एक्टिव हुए। इस चार्ट में हमें समझ आता है कि जो सपोर्ट लेवल पर बाइंग और रेजिस्टेंस लेवल पर जो है सेलिंग को आइडेंटिफाई करना ट्रेडिंग में एक जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी दिया गया है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ट में हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं कि चार्ट के नीचे वाले एरिया में एक्यूमुलेशन शो की गई है। यहाँ प्राइस सपोर्ट लेवल के करीब थी और बायर्स ने शेयर्स कलेक्ट करना शुरू किए। ठीक है। इस एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दिया और रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंची। ऊपर वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है। यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के करीब रुक गई और सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। इस चार्ट को देखते वक्त हमें दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स याद रखने हैं। सपोर्ट लेवल पर हम एक्यूमुलेशन चेक करते हैं कि बाइंग हो रही है या नहीं, और रेजिस्टेंस लेवल पर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है या नहीं। ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस नीचे गिरकर एक लेवल पर स्टेबल हो और फिर ऊपर मूव करे तो वहाँ एक्यूमुलेशन हो सकती है, और अगर प्राइस ऊपर जाकर एक लेवल पर रुक जाए और नीचे आना शुरू करे तो वहाँ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ठीक है। ये एक ईजी एग्जांपल है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की। इसके बाद हमारे पास है, हम देखते हैं अब कंपनी के ईपीएस कंपैरिजन को समझते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, जो कुछ भी है। ठीक है। ईपीएस का पहले हम मतलब देखते हैं कि ईपीएस होता क्या है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, या ये बताता है कि कंपनी हर शेयर के हिसाब से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए हम डिफरेंट ईयर्स का ईपीएस कंपेयर करते हैं। अगर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है और कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। इसमें हमें एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया भी गया है इसका डेमो। हम इसमें देखें कि इसमें क्या दिया गया है, कंपनी के डिफरेंट एरियाज़ का डेटा दिया गया है। हम देखते हैं कि हर साल जो है ईपीएस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस डेटा में हम ये देखेंगे कि ईपीएस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हर साल, और अगर ईपीएस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सिग्नल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको देखें, किस तरह से हम इसको समझें कि अगर किसी कंपनी का ईपीएस 2021 में 10 था, फिर 2022 में एक साल बाद 15 हो गया, और फिर 2023 में 20 हो गया, तो ये बढ़ गया ना। तो ये इसका क्या मतलब है कि कंपनी की अर्निंग इम्प्रूव हो रही है और ये हमें पॉजिटिव साइन बता रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इस जो नीचे दिया गया है, इसमें हमें ईपीएस के चेंज होने को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ जैसे बताया गया है कि ईपीएस अगर लॉसेस से प्रॉफिट की तरफ आ रहा है तो इस सिचुएशन को नेगेटिव कहा गया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पॉजिटिव एरिया में आना ही काफ़ी नहीं होता, हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी भी देखनी होती है। जैसे हम इसके टेबल को देखें तो इस टेबल में डिफरेंट एरियाज़ का जो है सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस दिया गया है। इन्वेस्टर को सिर्फ एक साल का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को भी समझना चाहिए। ठीक है। और फिर इसके बाद हम नीचे आके देखते हैं तो नीचे हमारे पास दिया गया है, दूसरी सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है। पहले हमने ऊपर वाली एक सिचुएशन पढ़ी, अब दूसरी इसमें क्या दी गई है कि अगर कंपनी का ईपीएस प्रॉफिट से लॉस की तरफ चला जाए तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, नेगेटिव सिग्नल होता है। ठीक है। ऊपर तो हमने पढ़ा था ना कि
ऊपर जाए, जो इसका EPS है ये प्रॉफिट की तरफ ही जा रहा है, तो वो पॉजिटिव सिग्नल होता है। ये हमें बता रहा है कि ये प्रॉफिट से लॉस की तरफ चला जाए तो ये क्या है, कंपनी के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है या कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसकी अगर हम देखें टेबल हमें क्या बता रहा है, इसमें जो डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट ईयर्स का फाइनेंशियल डेटा शो किया गया है। इसमें इन्वेस्टर्स को देखना होता है कि कंपनी का EPS किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर EPS कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा हो और लॉस की तरफ मूव करे तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो नीचे हमारे पास साइकोलॉजी का पार्ट 3 दिया गया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसके लिए आप पहले की वीडियोस जाके देख सकते हैं, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझ सकते हैं। तो अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट 3 को समझेंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ मार्केट एनालिसिस ज़रूरी नहीं होती, बल्कि ट्रेडर का माइंडसेट और इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रूल यहाँ पर ये है कि अपने ट्रेडिंग प्लान के जो बाहर कोई एंट्री नहीं लेनी है। यानी ट्रेडर को पहले से डिसाइड करना चाहिए कि एंट्री कब लेनी है, एग्ज़िट कब करनी है और किस कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लान में किसी स्पेसिफिक सिग्नल पर एंट्री लिखी है और वो सिग्नल नहीं बना तो सिर्फ मार्केट देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ट्रेडिंग में लॉस या मिस ट्रेड का रिग्रेट नहीं करना चाहिए। रिग्रेट ट्रेडर की डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करता है और फ्यूचर ट्रेड्स में मिस्टेक्स करवा सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी मिस्टेक से सीखता है और अगले ट्रेड पर फोकस करता है। इसके बाद हमारे पास है अवॉइड फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका मिस होने का डर। बहुत से ट्रेडर्स जब किसी शेयर को तेज़ी से ऊपर जाते देखते हैं तो बिना एनालिसिस के जल्दी में एंट्री ले लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशंस के बजाय अपने सिस्टम और प्लान के मुताबिक ट्रेड करता है। फिर इसके बाद है, अगर ट्रेड में मिस्टेक हो जाए तो मार्केट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ट्रेडर को अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे गलती कहाँ हुई है और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर न्यू ट्रेडर्स अक्सर हर वक्त ट्रेड करना चाहते हैं और मार्केट में एक्शन ढूंढते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं पेशेंस के साथ वेट करते हैं और सिर्फ प्रॉपर एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स पर ट्रेड लेते हैं। इसके बाद मार्केट बंद होने के वक्त प्लानिंग और रिसर्च करनी चाहिए। यानी मार्केट ओपन होने के बाद इमोशंस के बजाय अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। जब ट्रेडर किसी पोजीशन के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है तो अक्सर बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए ट्रेडर को इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और डिसीजन डेटा और स्ट्रेटजी के मुताबिक लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है ट्रेडिंग जर्नल एक टीचर की तरह होता है जो ट्रेडर को उसके बिहेवियर और मिस्टेक्स के बारे में सिखाता है। जर्नल में अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखने से पता चलता है कि हमने ट्रेड क्यों ली, क्या रिज़ल्ट आया और फ्यूचर में क्या इम्प्रूव करना है। इसके बाद एट द एंड जो है ट्रेडर को हमेशा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और कोई भी इंसान मार्केट को कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर सकता। हमेशा अपने आप पर मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते रहना चाहिए। तो इस कोर्स में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स जैसे आपको बताए, इस कंप्लीट कोर्स में हमें उन्हें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए नॉलेज के साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि ये कोर्स आपके ट्रेडिंग की जो सफ़र में मददगार भी साबित होगा। आपको बहुत सी हेल्प भी मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें, रिस्क को समझें और हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करें। थैंक यू।